भारत में अंग्रेजी भाषा की गुलामी। दोस्तों, भले ही हमारे भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन शायद आज भी हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए, क्योंकि आज भी हमारे भारत में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता है। इसी के साथ बहुत सी ऐसी अंग्रेजी चीजें हैं जो भारत के देशवासियों द्वारा फॉलो की जाती हैं। यहाँ तक आज भारत में अंग्रेजी भाषा को इतना सर पर चढ़ा लिया गया है, जिससे भारत की अपनी खुद की पहचान कहीं खो गई है। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया को यही बता रहे हैं कि हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर अंग्रेजी भाषा को ही कंपलसरी कर दिया गया है, जो हमारे देश को बहुत हानि पहुंचा रहा है। बहुत से लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है कि कैसे हम अंग्रेजी भाषा के जरिए आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना, जो कि आज पूरी दुनिया में एक पावरफुल कंट्री के रूप में सभी कंट्रीज के सामने बराबर की टक्कर दे रहा है, वो भारत देश की आजादी के 2 साल बाद यानी 1949 में आजाद हुआ था, लेकिन फिर भी पिछले 72-73 सालों में उसने अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा किया। क्योंकि जब उसे आजादी मिली तो सबसे पहले उसने अपनी मातृभाषा को तवज्जो दी। वहीं दोस्तों, अगर हम जापान को देखें तो वो भी कई सालों तक अलग अलग देशों का गुलाम रहा। इसके बाद 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया, तब जापान पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी जापान इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि आज बहुत से छोटे बड़े देश उसके सहारे पर चल रहे हैं। वहाँ पे उनके विद्वानों से पूछा जाता है कि उन्होंने इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे की, तो उनका कहना था कि जापान ने अपनी मातृभाषा को ही सबसे ऊपर रखा और सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस दी, इसलिए जापान इतनी तेजी से ग्रो कर पाया। और दोस्तों, सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी भारत के जिले से भी कम है, लेकिन वो फिर भी अपनी मातृभाषा के साथ पूरी दुनिया में नाम बनाए हुए हैं। बता दें कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जो फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्टुगल से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मातृभाषा पर टिका हुआ है। अब दोस्तों, बात करें अपने देश भारत की, तो दोस्तों कई मायनों में भारत पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। जैसे भारत सबसे ज्यादा डॉक्टर्स वाला, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स वाला, सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वाला देश है, लेकिन अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के मामले में भारत बहुत पीछे है। एक वक्त था जब संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होती थी और तभी भारत सोने की चिड़िया होता था। लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी तक भारत में संस्कृत राष्ट्रभाषा में रही और तभी तक भारत सोने की चिड़िया कहलाया। दोस्तों, इतिहास उठाकर देखा जाए तो जब से संस्कृत भाषा खत्म हुई है, तभी से हमारे देश पर अटैक्स हुए। कई ऐसे देश क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने यही कहा है कि जब तक हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन जाती, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हीं में से एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा कि अगर देश की आजादी के बाद संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग होगा तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें ना सत्ता चाहिए ना सिंहासन चाहिए, उन्हें बस एक दिन के लिए देश का शासक बना दे तो वो भारत में हिंदी भाषा को उसकी राष्ट्रभाषा बना दे। इसके साथ ही वो पूरे देश में शराब पर भी काफी बातें करते थे, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी का सपना सपना बनकर के रह गया। इसके अलावा जब उनके परम शिष्यों के हाथ में सत्ता आई, तब उनका कहना महात्मा गांधी से एकदम उल्टा था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा के बिना भारत तरक्की नहीं कर सकता और अंग्रेजी वो भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित भाषा है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के आज तक की गुलामी के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ा षड्यंत्र लिखा गया है। हमारे देश का संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसमें 343 नंबर पर एक अनुच्छेद लिखा गया, जिसमें ये लिखा था कि संविधान लागू होने के 15 साल बाद तक देश में अंग्रेजी भाषाई यूनियन का काम करेगी। 15 साल बाद ही अंग्रेजी को हटाने की बात होगी। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 348 में लिख दिया गया कि भले ही देश में हिंदी भाषा बोलने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संसद में तो इंग्लिश को यूज होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के षड्यंत्रों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की रेस से एकदम बाहर निकाल दिया गया। संविधान लागू होने के बाद कई बार समितियां बनाई गईं और उसमें हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के तर्क को दिया गया, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम होती गई। समितियों ने अलग अलग बहाने देकर अपने पल्ले झाड़ लिए। अब 15 साल बीत गए और उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात रखी गई, तो दक्षिण भारत में दंगे शुरू हुए। ये दंगे जानबूझकर नेताओं ने करवाए जो चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा कभी भी भारत से ना हटे। इन नेताओं ने अंग्रेजी भाषा के बारे में 4 मत दिए। पहला ये कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। दूसरा ये कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, पूरी दुनिया के सिर्फ 11% लोग ही हैं जो अंग्रेजी भाषा में अपना काम करते हैं। इसके अलावा बात करें आबादी के तौर पर तो दुनिया के केवल 4% लोग ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ते, लिखते और समझते हैं। दोस्तों, आप ही बताइए कि आखिर कैसे इंग्लिश एक विश्व भाषा हुई। तीसरा तर्क ये था कि अंग्रेजी साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा है। बता दें दोस्तों, जब पता लगाया कि सबसे ज्यादा विज्ञान की किताबें कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, तो रशियन भाषा का नाम सबसे ऊपर आया, क्योंकि रूस ही एकमात्र देश है जहाँ साइंस और
टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा डिस्कवरीज हुई हैं। तो यहाँ भी सवाल उठता है कि अंग्रेजी साइंस की भाषा कैसे हो सकती। बात करें चौथे तर्क की तो वो ये था कि अंग्रेजी एक समृद्धशाली भाषा है। दोस्तों भाषा विद्वानों का मानना है कि कोई भी भाषा समृद्धि अपने नंबर ऑफ वर्ड से होती है। इसके अलावा बता दें कि अंग्रेजी भाषा का जन्मदिन 5वीं शताब्दी में उसके बाद में हुआ और बाकी की भाषा अंग्रेजों से पुरानी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस भाषा का जन्म सबसे बाद में हुआ उसके वर्ड्स भी सबसे कम होने चाहिए, तो अंग्रेजी समृद्ध भाषा कैसे हुई। तो दोस्तों इतनी बातें अंग्रेजी भाषा के बारे में कही गई जिससे आज तक भारत में अंग्रेजी भाषा अपने पैर जमाए हुए और हम सब आज भी उसके गुलाम बने हुए। यही वजह है कि आज भी भारत डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही आता है। वेल दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।